कक्षा 11 के लिए अगला लेसन है साहित्य की विशेषताएं। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनका जन्म सन 1857 ईस्वी में, जन्म स्थान है काशी, और इनके पिता का नाम देवीदास। इनकी रचना है रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और साहित्य लोचन, हिंदी कोविद, रत्नमाला, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, साहित्य लेख और मेरी आत्मकहानी, हिंदी साहित्य निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागरी, वर्णमाला और गद्य कुसुमावली आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये इनकी मृत्यु सन 1945 ईस्वी में। विशेष रूप से इन्हें द्विवेदी युग का एक सशक्त गद्यकार माना जाता है। द्विवेदी युग के एक प्रमुख और प्रबल गद्यकार माने जाते हैं। एक प्रश्न बार बार उठता है, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आप एकदम बिना किसी संकोच के लिख सकते हैं, श्याम सुंदर दास थे। यानी काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक भी रहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और ये इन्होंने बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन अपना व्यतीत किया था। जैसा कि हमने एक संक्षिप्त जीवन परिचय बताया, आप इनके जीवन परिचय पढ़ेंगे। और समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि हिंदी गद्य के सभी लेसन का एकदम अध्ययन मनन चिंतन करें। और 3 लेसन हम आपको तीसरा लेसन ये बताने जा रहे हैं। और इसमें भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये साहित्यिक सामान्य दोनों में पढ़ाए जाने वाले सारे कोर्स हैं। सामान्य के लिए ये लेसन नहीं है, बल्कि साहित्यिक के लिए है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि भारतीय साहित्य की विशेषताओं में लेखक ने भारतीय साहित्य की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। और इनकी विशेषताओं में आपसे सबसे बड़ी बात बता दें कि यह साहित्य समस्त भाषाओं का एक मिश्रण है। और इसमें संपूर्ण निबंध के लेखक ने आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई है। पूरे निबंध में लेखक ने कैसी दृष्टि अपनाई है? आलोचना से भरी हुई दृष्टि को लेखक ने दृष्टिपात किया है, अपनाया है। और आलोचना का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने आलोचनात्मक नज़र से आलोचना का आईना लगा करके, आलोचना का ऐनक लगा करके नहीं देखते हैं, तब तक किसी साहित्य की, किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान या पूर्ण रूप से विवेचन कर पाना, व्याख्या कर पाना मुश्किल ही होता है। इसलिए लेखक ने आलोचना का ऐनक लगाकर, आलोचना का चश्मा लगा करके इसे देखने का प्रयास किया है। लेखक कहता है कि वर्तमान स्थिति में उसका संबंध नहीं है जितना भविष्य के संभाव्य उन्नति से है। वर्तमान स्थिति किसी की क्या है, इससे कोई नहीं वाकिफ होना चाहता। भविष्य में कितना बढ़िया हो जाएगा, यही सब चाहते हैं। यानी वर्तमान से क्षुब्ध हैं, सब कोई क्षुब्ध है। तो वही कहते हैं कि हमारे यहाँ पाश्चात्य प्रणाली के दुखांत नाटक इसीलिए नहीं दिख पड़ते। यदि आजकल 2-4 नाटक ऐसे दिख भी पड़ने लगे तो वे भारतीय आदर्श से दूर और पाश्चात्य आदर्श के अनुकरण मात्र हैं। अर्थात भारतीय आदर्श से दूर हैं, पाश्चात्य अनुकरण से के आधार मात्र हैं। कविता के क्षेत्र में ही देखिए, यदि विदेशी शासन से पीड़ित तथा अनेक क्लेशों से संतप्त देश निराशा की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और उससे सभी आलम्बों की स्त्री हो चुकी थी, फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विकार रहित हृदय से समस्त जाति को आश्वासन देते हुए क्या लिखा था? भरे भाग अनुराग लोग कहें राम यवद चितवन चितई हैं, सानंद सुन बिनती हरि हंस करुणा बारी भूमि विजयी हैं, राम राज भयो काज सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी हैं, समरथ बड़ो सुजान उसाहब सुकृत सेन हारत जितई हैं। अर्थात सुकृत सेन सुंदर कीर्ति और यश की सेना की हार को भी जिता देते हैं, इसे भी विजयी करा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता है कि उसमें धार्मिक प्रभावों की प्रचुरता है। उसमें धार्मिक भाव पूरी तरह से भर गया। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया। धर्म में धारण करने की शक्ति है। अतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं बल्कि आचार विचार राजनीति और उसके नियंत्रण स्वीकार किया गया। मनुष्य में व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेद के एकेश्वरवाद, उपनिषदों में ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में ही हुई है।
धार्मिकता के प्रभाव से ही प्रेरित होकर जिससे सरल, सुंदर और साहित्य की सृष्टि हुई, वह वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु है। परंतु समाज में जिस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक दोष घुस जाते हैं, उसे गरुड़म की प्रथा चल पड़ी, यानी उससे भी हम लापरवाही ही करते रहे। भारत की सस्य श्यामला भूमि में जो निसर्ग सिद्ध सुषमा है, उस पर भारतीय कवियों की चिरकाल से अनुराग रहा है। लेखक कहता है कि भारत की सुंदर सी भूमि पर, जो ये सुंदर सी भूमि है, इस पर प्राचीन काल से कवियों का बड़ा ही अटूट प्रेम रहा है। प्रकृति की साधारण वस्तु मानव मात्र के लिए आकर्षक होती है, परंतु उसकी सुंदरतम विभूति में मानव की विशेषताएं विशेष प्रकार से रम जाती हैं। अरब के कवि मरुस्थल में बसे हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे पेड़ों से ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं, पर ऊँटों की चाल सी सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं। परंतु जिस भारत में हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणें सुषमा देखी हैं, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया कलकल ध्वनि से बहती हुई निर्झरणी और उनकी समीपवर्तिनी लताओं के बसंत श्री देखने का अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों के मतवाली चाल देख चुके हैं, वे अरब के उपयुक्त सौंदर्य से क्या उल्टे नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही महसूस करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय साहित्य की विशेषता में यही सारी चीजें आती हैं। भारतीय साहित्य में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह प्रकृति के उपादानों से, प्रकृति के आयामों से जुड़ करके ही कुछ करने का प्रयास करती, कुछ दिखाने का प्रयास करती है, जबकि अन्य साहित्य, अन्य जगह के साहित्य जो है वह अनेक उपादानों से नहीं, बल्कि एक छोटे मोटे उपादानों को ही बहुत बड़ा चढ़ाकर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। भारतीय साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धर्म से जुड़ करके ही कोई कार्य करती है, अर्थात सबसे पहले वंदना अर्चना करने के बाद ही कुछ आगे बढ़ती है। भारतीय साहित्य की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ के क्षेत्रीय रूप की क्षेत्रीय बोलियों को, भाषाओं को बोली कहा जाता है, उनका भी समावेश होता है। भारत में विविध धर्म, विविध जात, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं, उनकी बातचीत, बोलचाल, पोशाक, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। इसलिए भारतीय परंपरा, भारतीय साहित्य का कला पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय विशेषताओं से परिचित न होने के साथ साथ वह समुदाय और धर्म की विशेषताओं से पूरी तरह परिचित कर देना पड़ता है। साधारण वाक्यों में हम कह सकते हैं विविध शब्दगत, अर्थगत, अलंकारगत, अक्षर, त्रैमासिक, मासिक, मात्रिक समुदायों के विवेचन में भी इनका पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होता है। इस तरह से हम इनकी भाषा में अलंकार को, इनके अलंकार की भाषा को पिंगल शास्त्र कहते हैं और ये सर्वप्रथम डिंगल पिंगल से चल करके एक अलौकिक भाषा का सूत्रपात करती है और इस अलौकिक सूत्रपात के कारण ही यह भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ, उच्च और उत्तम मानी जाती है और इस भाषा के कारण ही हम इसे श्रेष्ठ मानते हैं।